सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फैज़ान और आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर। आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रहा है शुरू से ही, जो कि हेल्प करता है अर्निंग करने में। इकोनॉमिक फैक्टर रहा है शुरू से, इंडिपेंडेंट के बाद से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है एग्रीकल्चर ने। एग्रीकल्चर के मेनली तीन टाइप्स रहते हैं, वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तीन टाइप्स जोन जोन से रहते हैं। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्म, तो प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीवन याचना चलाना। मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि हम किस लिए करते हैं, खुद की जीवन याचिका चलाने के लिए। इसमें कोई कॉमर्शियल चीज नहीं आएगी, कोई हमें पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ खुद के काम के लिए हम फार्मिंग कर रहे हैं और प्रिमिटिव तरीके से कर रहे हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीके से, यानी कि पुराने टूल्स यूज में आ रहे हैं, पुराना ही तरीका यूज में आ रहा है, कोई मॉडर्न तरीका यूज में नहीं आ रहा है। पुराने तरीके को यूज में लेते हुए जब सब्सिस्टेंस यानी खुद के उपयोग के लिए फार्मिंग की जाती है, उस फार्मिंग को बोलते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। सेकंड जो आता है हमारे पास, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है इंटेंसिव सस्टेंसेंस फार्मिंग। याद रखना, मेनली इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग में डिफरेंस आता है। दोनों सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है, प्रिमिटिव मतलब होता है बड़े स्केल पे और प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, और इंटेंसिव मतलब होता है बड़े स्तर पे। तो बेटा इंटेंसिव का मतलब क्या हो जाता है? इंटेंसिव मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पे सिर्फ बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी लोगों के पास, जैसे दादा वगैरह होते थे, फिर उसके बाद उनके बच्चे हो जाते थे 5-6, फिर उनके बच्चे होते थे। तो ऐसे क्या है, जमीनें तो एक ही रहती है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो जब जमीनें बढ़ जाती है आपस में, फैमिलीज बड़ी हो जाती है, तो उसमें इंटेंसिव फार्मिंग काम में आती है। होता क्या है कि अपने पास जो फील्ड रहता है जिसमें अपन को फार्मिंग करनी है वो तो बड़ा रहता है, लेकिन टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो जो बड़ी फार्मिंग की जो फील्ड रहती है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से कम होने को आ जाती है। तो बेटा उस कमी फील्ड पर हमें जब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज यूज में लेते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स यूज में लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज रहते हैं, फर्टिलाइजर्स की डोजेस लगाते हैं। तो उन सारी चीजों को जब आता है तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आ जाता है। और थर्ड जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग शुरू से ही सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग के अंदर द फार्मिंग डन फॉर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। सबसे मेन लाइन क्या है, ये अर्निंग मनी। ऐसी फार्मिंग जो कि मनी अर्न करने के लिए की जाती है उसी को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और दूसरी चीज जो रहती है, इसके अंदर हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लिए जाते हैं, HYV सीड्स ली जाती है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो अभी आया था, व्हाइट रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद से कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये तीन चीजें होती है, अपन ने तीनों चीजें डिस्कस करी, प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। देखो नया टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न। आप सभी जानते हैं शुरू से तीन तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न होता है। एक होता है खरीफ, उसके बाद आता है रबी और उसके बाद आता है ज़ैद। ये तीनों स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन किसी को क्लियर नहीं होता है रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है, ज़ैद क्या होता है। आज एक ट्रिक के हिसाब से अपन पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या फील्ड्स आती है, इसमें कौन कौन से सीड्स आते हैं, किस टाइम पीरियड में आते हैं, कौन सा मानसून रहता है। एक चार्ट्स बना लेते हैं पहले। इधर आ जाए खरीफ, इधर रबी और इधर जायद। तो बेटा सबसे पहले सीजन की बात करते हैं कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है। सीजन, तो बेटा देखो इसे एक एग्जांपल से समझना। आपका जो स्कूल का पीरियड रहता है, एकेडमिक पीरियड रहता है, वो तीन हिस्सों में बटा रहता है। सबसे पहले आप जब स्कूल में जाते हो तो जून जुलाई से जाते हो। उसके बाद आपके जो फर्स्ट टर्म होते हैं वो अक्टूबर या नवंबर तक होते हैं। तो वो इसका टाइम पीरियड रहता है कि उगाया कब जाता है। ये उगाया जाता है जून से जुलाई में। याद रखना
एग्जाम्पल से तौर में समझा रहा हूँ। और नहीं, ये काटा जाता है अक्टूबर से नवंबर तक, ये तो सोन किया जाता है और इस टाइम पे इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बेटा जब आपके दिसंबर तक आपके हाफ ईयरली वगैरह होते हैं, तो उसके बाद से फाइनल ईयर तक, फाइनल ईयर कब हो जाता है आपका, फाइनल एग्जाम कब हो जाता है, मार्च अप्रैल में, तो उसी के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर में रबी जो क्रॉप रहती है वो सोन की जाती है और हार्वेस्ट कर ली जाती है मार्च से अप्रैल बीच तक। और जायद का आप ऐसे याद रख लेना कि जो आपकी गर्मियों की छुट्टी लगती है वो लगती है मार्च से अप्रैल तक, और उसके बाद हार्वेस्ट कर लिया जाता है ये जून से जुलाई तक। तो ये एक एग्जाम्पल था, इससे आप याद रखोगे, दोबारा समझना। जो खरीफ क्रॉप्स रहती है ये सोन कब की जाती है, जून जुलाई में, और इसको काटा कब जाता है, अक्टूबर से नवंबर में। जो रबी क्रॉप्स रहती है सोन की जाती है अक्टूबर से नवंबर में, और उसको काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च से लेके अप्रैल तक। और जायद जो क्रॉप्स रहती है मार्च अप्रैल में उगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे खरीफ क्रॉप्स के पार्ट रहते हैं। उसके बाद वीट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का। उसके बाद जो आपके जेद में आ जाते हैं ये वाटरमेलन वगैरह, वाटरमेलन और जितनी भी वेजिटेबल्स आपकी रहती है ये आपकी सारी जेद क्रॉप्स में आ जाती है। तो ये तीन, खरीफ, रबी और जेद, उम्मीद करता हूँ ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा आपसे कि कैसे क्या रहता है। अब नया टॉपिक आता है अपने टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखो बेटा टॉपिक का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक ऐसा फैक्टर रहा है जो कि यहाँ के लोगों को पैसा देता है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसी से वो पैसा जनरेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट के बाद से एग्रीकल्चर फैक्टर में हमारी जनता, हमारी गवर्नमेंट ने क्या ऐसे काम करें जो कि जनता के लिए अच्छे रहें, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से काम करें। क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी में कौन कौन से बदलाव किए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन कौन से हैं। इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू अपन समझेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, 3 फेज के थ्रू अपन समझते हैं। 3 काम करे गए अलग अलग फेजेस में, वो अपन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद फेज 1 आता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से काम करे गए उसको टॉपिक वाइज समझते हैं। सबसे पहले आता है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है, जो भी छोटी छोटी जमीनें रहती हैं एक गांव के अंदर उसको मिला दिया जाता है और एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। उसके अंदर एक साथ बड़ी फील्ड में ग्रो किया जाता है क्रॉप्स, और वो ज्यादा आपको इनकम जनरेट करके देता है। दूसरी चीज होती है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड कोऑपरेशन। जो भी छोटे छोटे जो किसान रहते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े भी करते हैं गाँव में बहुत सारे टाइम पे, तो उनके बीच में कोऑपरेशन करा के उसके बाद उनकी लैंड को एक साथ इकट्ठा कर देना। एबोलाइजेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम आप सभी जानते हैं, पहले क्या होता था, जो जमींदार रहते थे गांव के अंदर उन सभी को, जमींदार लोगों के पास ही जमीनें रहती थी और किसी के पास भी जमीनें नहीं रहती थी। जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया है। जमींदारी सिस्टम हटाने से सभी लोगों के पास जमीनें आई है और वो लेबर के रूप में काम नहीं करते हैं, खुद की जमीनों पर काम करते हैं। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म बहुत सारे आए हैं। उसके बाद फेज 2 आता है जो कि 1960 से लेकर 1970 तक किया गया था। लैंड फेज 2 में क्या किया गया था बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया था। आप सभी जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि हरित क्रांति बोलते हैं। हरित क्रांति में क्या हुआ था, HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके अंदर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सीड्स रहते हैं, फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो फेज 1 में आपने देख लिया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस जस्ट कलेक्टिवाइजेशन किया गया, कंसोलिडाइजेशन किया गया, अबोलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें करी गई। सेकंड जो अपन पढ़ रहे थे फेज 2, फेज 2 में क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फेज 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया गया था वो ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना था बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन। और इसी के साथ साथ आता है व्हाइट रिवोल्यूशन। जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन था ये मेनली काम करता है आपकी जो पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं, जो फसलें रहती हैं उन पर। और जो व्हाइट रिवोल्यूशन रहता है ये आपके दूध उत्पादन पे काम करता है। ग्रीन रिवोल्यूशन पे क्या किया गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर जो आपकी
सीड्स रहती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ा दी गई, उसकी वेराइटी बढ़ा दी गई, HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। इससे हुआ क्या कि आपके एक फील्ड पर जितनी फसल उगनी चाहिए थी तो वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने के बाद वो और ज्यादा बढ़ गए, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। उसी के साथ साथ वाइट रिवोल्यूशन करा गया, दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया, कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। अब देखो बेटा, लेकिन इसका फायदा, इसके अच्छे उपयोग भी निकले, पॉजिटिव साइड भी निकले, लेकिन नेगेटिव साइड क्या निकली? नेगेटिव साइड ये निकले कि गवर्नमेंट ने माना था कि ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के बाद फायदा पूरे इंडिया की फील्ड्स पे हो गया, पूरे इंडिया की फार्मिंग फील्ड पे होगा। लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या निकला कि ये सिर्फ कुछ ही सेक्टर में सीमित रह गया, यानी कि सिर्फ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात साइड पे ये काम करा, बाकी जगह पे इसका कोई उपयोग नहीं आया। रीजन क्या निकला कि हरियाणा साइड के लोगों ने इस सीड्स को यूज में लिया, लेकिन और कहीं जैसे बिहार वगैरह इधर साइड के लोगों ने कोई इसको यूज में नहीं लिया। उसके बाद फेज थर्ड आता है बेटा, कंप्रहेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब फेज थर्ड जो रहता है, फेज थर्ड में जो किया गया ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट करने में काम में आया, कंप्रहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। comprehensive and development प्रोग्राम, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए गए जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया गया, लोगों के बीच में जाके बात करी गई, उनकी जो भी समस्याएं थी वो दूर करी गई। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया, मतलब कि क्रॉप का भी जो इंश्योरेंस रहता है, किसी की क्रॉप अगर बिगड़ जाती है तो उसका भी इंश्योरेंस होने लगा, ताकि लोग बाग बिना डरे और ज़्यादा क्रॉपिंग कर सकें, फील्ड में उगाई कर सकें, ये सारी चीज़ें कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स एट लो रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ग्रामीण बैंक दिए गए बेटा। ग्रामीण बैंक में होता क्या है कि आपकी जो आप फैक्टर, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी पैसा आपके पास अगर नहीं है तो आप ग्रामीण बैंक में जाके ले सकते हो और वहाँ पे कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड KCC इंट्रोड्यूस किया गया, यानी किसी के पास पैसा नहीं है तो KCC लगाकर पैसा ले सकते हैं। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम किया गया कि अगर कोई किसान है वो बाद में मर जाता है तो उसके घर वालों को इंश्योरेंस क्लेम कर दिया जाता है। स्पेशल वेदर बुलेटिन फॉर फार्मर्स, ऐसे स्पेशल बुलेटिन्स ले गए जिससे फार्मर्स को पहले ही पता लग जाता है कि आने वाला टाइम पे कैसा वेदर रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ताकि वो उनके फील्ड पे उसी हिसाब से पानी डाल सकें और सारी काम कर सकें। तो ये फेज थर्ड अपन ने पढ़ लिया है। तो अपन ने फेज 1, फेज 2 और फेज थर्ड में ये चीज़ें देखी कि कैसे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे गए, जिससे अपने इंडिया में जो फार्मिंग है वो बढ़ सके और फार्मिंग का टेक्नोलॉजी बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको काम में लें। अब जो लास्ट टॉपिक आता है अपना, भूदान एंड ग्रामीण मूवमेंट। ये एक स्टोरी की तरह है, इसको ध्यान से समझना। पिछली बार भी इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया था 10th बोर्ड में, तो इसको इम्पोर्टेंट ध्यान से समझ लेना। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। देखो बेटा, एक विनोबा भावे नाम के एक आदमी हुआ करते थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे एक व्यक्ति थे जिनको आज़ादी के बाद लोगों ने, जब महात्मा गांधी गुजर चुके थे, उसके बाद महात्मा गांधी की सोच वाला एक आदमी, ऐसा लोग बाग बोलते थे कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी। महात्मा गांधी जी ये बोलते थे कि देश को आज़ाद मत करिए, आप इस देश में जो गांव हैं उनको विकसित कीजिए, अगर आप उनको विकसित करेंगे तो ये देश अपने आप आज़ाद हो जाएगा। तो बेटा, गांधी जी जब चले गए तो विनोबा भावे जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा था, एक मूवमेंट निकाला था, क्योंकि आज़ादी के बाद से लोग बाग सिटीज़ वगैरह इन्हीं में फंस के रह गए थे, गाँव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इन्होंने मूवमेंट करे थे, ये पैदल यात्रा करते थे, ये जगह जगह जाते थे और क्या करते थे, वहाँ पे जाके लोगों को समझाते थे कि आप गाँव को विकसित करो, वहाँ पे नए नए ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बैंक खोलो, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। तो एक इंसिडेंट हुआ था जो कि पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में एक जगह है पोचमपल्ली, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से ये भूदान और ग्रामदान मूवमेंट हुआ था। हुआ क्या था, तो देखो, सबसे पहले जो आता है आपका भूदान। भूदान कब से नाम पड़ा बेटा, ये जो आपके विनोबा भावे थे, ये
पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह पे खड़े थे और लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करिए और ये सब करिए। लेकिन लोग बागों ने उनसे बोला कि हमारे पास तो खेती नहीं है, हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम खुद के खेतों पर काम कर सकें। हम लोग बाग लैंड रिफॉर्म के पास जाते हैं, ज़मींदारों के पास जाते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं और अपना पैसा लेके, लेबर लेके आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक आदमी वहाँ पे खड़ा था, श्री रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अपने हिस्से की 80 एकड़ जो ज़मीन है वो 80 लैंडलेस विलेजेस में दान करता हूँ। तो बेटा ये उन्होंने अच्छा काम करा। यहाँ से उन्होंने क्या करा था, भूदान किया था, भू जमीन को बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ही श्री रामचंद्र रेड्डी ने जैसे ही 80 एकड़ जमीन अपनी लोगों में दान की, तो इसको भूदान बोल दिया गया। और उसके बाद यही चीज को देखते हुए दुनिया के हर क्षेत्र में क्या किया गया, जमींदारी जो सिस्टम था उसको क्लोज कर दिया गया। जमींदारों ने भी अपनी जो जमीन थी जो कि खुद के पास रखते थे वो हर गांव में देनी शुरू कर दी कि भाई अब हम अपने पास सिर्फ जमीन नहीं रखेंगे, गांव में जितने भी लोग हैं उन सबको दे देंगे। तो उन्होंने ये अच्छा काम करा। तो उसके बाद भूदान और ये जो जमींदार वाला काम करा इसको ग्राम दान कह दिया गया। तो बेटा ये भूदान और ग्राम दान दो मूवमेंट है जो कि अपने इंडिया के अंदर फार्मिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट करा है इन्होंने। और इसी चीज़ को बेटा एक ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ब्लडलेस रिवोल्यूशन। इसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि रिवोल्यूशन, हर रिवोल्यूशन कोई ना कोई चीज़ को पाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिसका अंत निकला बिना कोई खून बहे, बिना कोई ब्लड बहे। क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपने आप ही ऐसी इच्छा जग गई थी कि उन्होंने हर लैंडलेस आदमी को अपनी ज़मीनें दे दी थी, दया करी थी उनके ऊपर। तो ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन इसको बोल दिया गया। तो यही था आपका आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।